नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फोर्स ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, अभी साथ साथ कुछ भी नोट मत करना, बिकॉज स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट समझना इज मोर इंपॉर्टेंट, है ना। और इसकी एक डेफिनेशन है जो घिसी पिटी है, वो चल रही है मार्केट में, वो तो हम पढ़ेंगे पढ़ेंगे बाद में, ठीक है। बट इसकी जो ज्यादा फंडामेंटल डेफिनेशन है पहले उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो इसको हम फोर्स ऑफ इंटरेस्ट को कम से कम 2 या 3 तरीके से हम समझेंगे कि फोर्स ऑफ इंटरेस्ट एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, मान लो टाइम जीरो पे आपके पास $3 थे, और आपको $3 के अलग अलग फंड्स में इन्वेस्ट करने थे, और मार्केट में आपके पास 3 फंड्स थे। तो हर फंड में आपने एक एक डॉलर अपना इन्वेस्ट किया, और 1 साल के बाद आपने देखा कि वो मेरा फंड ने क्या परफॉर्म किया, मुझे 1 साल के बाद उसकी वैल्यू बढ़ के कितनी बन गई है। तो टाइम जीरो पे आपने $1 हर फंड में आपका इन्वेस्ट किया। यहां पर मैं टाइम प्लॉट कर रहा हूं, एंड यहां पे मैं प्लॉट कर रहा हूं फंड वैल्यू। सपोज ये आपका 1 साल, तो एक फंड ने आपको कुछ इस तरीके से परफॉर्म किया कि 1 साल के बाद उसकी वैल्यू बढ़ के इतनी हो गई, है ना। दिस वॉज द वैल्यू। दिस इज योर फंड वन मान लेते हैं, ये आपका फंड नंबर 1 है। दूसरा कलर यूज कर लेता हूं। सपोज एक दूसरा फंड है जिसमें आपने अगेन कितने डाले थे, $1। उसने पूरे साल उस फंड ने कुछ इस तरीके से परफॉर्म किया, और 1 साल के बाद वैल्यू बढ़ के अगेन ये हो गई। एक तीसरा फंड था जिसने कुछ इस तरीके से परफॉर्म किया, ठीक है, उसकी वैल्यू बढ़ के इतनी होगी। दिस इज आर फंड नंबर 3, एंड व्हाइट वाला जो है दैट इज आर फंड नंबर 2। क्लियर सिचुएशन। नाउ द क्वेश्चन इज, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि व्हाट कैन यू से अबाउट द effective rate of interest earned by these 3 funds in this 1 year, है ना। ये 3 फंड्स ने जो आपके लिए परफॉर्म किया है ना, आपने स्टार्टिंग में ₹1 इन्वेस्ट किया तो उसकी वैल्यू बढ़ के कुछ बन गई है। तो इन 3 फंड्स में जो आपने इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट अर्न किया है, या जो रिटर्न आपने अर्न किया, उसके बारे में आप क्या बोल पाओगे, है ना। भाई डिफरेंट पॉसिबिलिटीज है। जैसे आपने कहा कि तीनों में जो रिटर्न है वो सेम है, या आप बोलोगे I1 लेस देन I2 लेस देन I3 होगा, या I1 ग्रेटर देन I2 ग्रेटर देन I3 होगा। ऐसे जो जो कॉम्बिनेशन आपके बन सकते हैं, है ना। तो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज द राइट आंसर? सेकंड वाला, ठीक है। ये किसी ने कहा कि I1 लेस देन I2 लेस देन I3, ओके। और कोई? जस्ट थिंक अबाउट इट फॉर अ मोमेंट। अच्छा, आप बोल रहे इंटरेस्ट इक्वल मिला है तीनों में? इक्वल है, ठीक है। आप ये बोल रहे हो ना तीनों बराबर है, ठीक है। तीनों ही हो सकता है? अच्छा, नहीं नहीं, ऐसे तो और भी बहुत सारे केसेस हैं जो मैंने बनाए नहीं है। हाँ, ठीक है, आप भी इसके सपोर्ट में है ना, ठीक है। नहीं नहीं, अफेक्टिव की बात करो, नॉमिनल तो, नॉमिनल तो बात, ठीक है। तो मोस्टली लोग ये बात कर रहे हैं I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I3, है ना, विच इज करेक्ट। क्योंकि जब हम अफेक्टिव रेट की हम बात करते हैं तो बेसिकली हम क्या बोलते हैं, उस पीरियड, जिस भी पीरियड की हम बात करें, उस पीरियड के स्टार्टिंग में कितना पैसा था आपके पास, और आप उस पीरियड के एंड पे देखते हो कि आपको एक्चुअली कितना पैसा मिला है, वो कितने कितने परसेंट से आपका वो वैल्यू क्या आपकी बढ़ गई है। तो तीनों केस में आप देखो तो पहले फंड ने क्या बिल्कुल लीनियरली परफॉर्म किया, दिस इज सम काइंड ऑफ कि जहां पर वो कांस्टेंट रेट मिल रहा है। बाकी 2 फंड्स लग रहा है कि मान लो आपने इक्विटी में डाला है, क्रिप्टो में डाला है, म्यूचुअल फंड में कहीं पर डाला है, कि पूरे साल में क्या फंड की वैल्यू क्या फ्लक्चुएट करती रही। बट जब आपने देखा कि 1 साल के बाद मेरी वैल्यू बढ़ के कितनी हो गई है, और तीनों केस में वैल्यू क्या है आपकी बराबर है ना। जब हम ये क्वेश्चन करते थे कि मान लो यहाँ पे मैंने ₹100 इन्वेस्ट किए हैं, 1 साल के बाद उसकी वैल्यू बढ़ के बन गई है 110, और आपको आई फाइंड करना होता है, तो आप क्या करते हो, 100 इंटू 1 प्लस आई इज इक्वल टू 110, और यहां से आई आपको मिल जाता है कितना, 10% पर एनम, है ना। दिस इज द अफेक्टिव रेट। तो व्हेन वी टॉक अबाउट अफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट,
हमें फर्क नहीं पड़ता कि जिस भी पीरियड की हम बात करें, इस केस में हम पूरे साल की बात करें, हम ईयर की बात करें, कि साल के बीच में मेरा फंड कैसा परफॉर्म कर रहा है, मेरी इन्वेस्टमेंट कैसे परफॉर्म कर रही है, व्हाट आई एम एक्चुअली इंटरेस्टेड कि एक साल के बाद मेरी वैल्यू बढ़ के कितनी बन गई होगी, मुझे उस पूरे पीरियड में इफेक्टिवली कितना अर्न करने को मिला। दिस इज व्हाट वी मीन बाय इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो तीनों फंड में हमने स्टार्ट किया सेम अमाउंट ऑफ मनी से, सेम टाइम के लिए इन्वेस्ट किया, और वो सेम टाइम में सेम अमाउंट ऑफ मनी हमें अर्न करके दे रहे तीनों के तीनों फंड। तो ऑब्वियसली बात है कि तीनों के तीनों फंड ने हमें सेम रिटर्न जनरेट करके दिया होगा। क्लियर है? तब यहां से एक बात हमें और पता लगी कि इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कैन नॉट टेल अस अबाउट व्हाट इज हैपनिंग इन बिटवीन दैट पीरियड, है ना, कि अगर मैं इंटरेस्टेड हूं इस टाइम में जानने में कि यहां पर क्या हो रहा है, कौन सा फंड परफॉर्म कर रहा है बेटर, तो मुझे इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं बता पाएगा, वो मुझे पीरियड के एंड पे बता पाएगा कि मुझे एक्चुअली टोटल कितना अर्न करने को मिला है। क्लियर है चीज? एंड व्हेन यू आर एक्टिवली इन्वेस्टिंग, तो उस टाइम में फ्रॉम टाइम टू टाइम यू आर इंटरेस्टेड इन नोइंग कि बीच बीच में आपका फंड कैसे परफॉर्म कर रहा है, या आपको अब अगर कहीं पे इन्वेस्ट करना है तो किस फंड में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, किसकी ग्रोथ रेट क्या है आपकी बेटर है ना। आई एम इंटरेस्टेड, सपोज यू आर अ हेज फंड मैनेजर, है ना, आप लोगों के पैसे हेज करते हैं, आप इन्वेस्ट करते हैं उनके बिहाफ पे, एंड यू गेट सम काइंड ऑफ कमीशन, और बहुत बड़े मैनेजर हैं आप, आपके पास जो क्लाइंट्स हैं उनके पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं, है ना। अब सपोज कोई कैसा टाइम आ गया व्हेन यू हैव दैट काइंड ऑफ मनी, जब आपके मिलियंस होते हैं, बिलियंस होते हैं, तो उस टाइम में क्या है, एक घंटे का इंटरेस्ट, एक घंटे का एक मिनट, आधे मिनट, 10 मिनट का इंटरेस्ट भी क्या बहुत मैटर करता है, बिकॉज अमाउंट क्या बहुत ज्यादा है ना, अमाउंट बहुत ज्यादा है। तो अब अगर कोई ये बोले कि 100 में आपको 1% मिल रहा है, तो आपको सिर्फ 1 रुपए मिल रहा है, लेकिन अगर यही 100 मिलियन है तो दिस अमाउंट विल बी मच हायर, है ना। तो वहां पे 1% क्या बहुत ज्यादा मैटर आपका करता है। तो जब आप सपोज आप मैनेजर है, तो आपके कंटिन्यूसली आप विजुलाइज कर रहे हैं आपके पास जो भी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज आप जानना चाह रहे हैं, कहां पर आपको क्या इन्वेस्ट करना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो आप क्या बिल्कुल एक कंटिन्यूस टाइम में अपनी इन्वेस्टमेंट को एक तरीके से आप ट्रैक करते जा रहे हैं। तो सपोज आपके पास राइट नाउ यू हैव सम बिलियंस ऑफ डॉलर एंड यू वांट टू पार्क दिस मनी समवेयर, आपको किसी फंड में ये जो है पार्क करना है, एंड मान लेते हैं कि आपके पास 2 फंड है, ठीक है। यहां पर मैंने कहा दिस इज माय फंड वैल्यू एंड दिस इज टाइम, ठीक है। आप इन 2 फंड्स की परफॉर्मेंस देख रहे हैं, तो ये फंड जब स्टार्ट हुआ था टाइम 0 पे, तो इतने पैसे के साथ आपका स्टार्ट हुआ था, है ना, और इसकी परफॉर्मेंस जो रही है अभी वो कुछ ऐसी रही है ना, ठीक है। एक दूसरा फंड है जो इसके आधे पैसे से आपका स्टार्ट हुआ था, है ना, हाफ ऑफ फंड 1, ठीक है, और इसकी परफॉर्मेंस आपकी ऐसी रही है, कुछ 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 रही है ना, ठीक है। सपोज ये रही है आपकी, दिस इज फंड 1 एंड दिस इज फंड 2। नाउ जिस टाइम फ्रेम में आप इंटरेस्टेड थे, या सपोज आप रेट्रोस्पेक्ट में देख रहे हैं, पास्ट में आप देख रहे हो कि इस टाइम पर कौन सा फंड बेटर ग्रो कर रहा था वगैरह वगैरह, तो जिस टाइम फ्रेम में आप इंटरेस्टेड हो वो टाइम फ्रेम है ये, ठीक है। अब मेरी ड्राइंग खराब है तो मान लेना कि ये दोनों एक ही जैसी लाइन बन रही है आपकी, ठीक है। सपोज दिस कैन बी डिपेंडिंग अपॉन कि चार्ट किस टाइम फ्रेम में खुला हो, दिस कैन बी 1 मिनट, 1 आवर, 1 डे, कुछ भी आपका पॉसिबिलिटी हो सकती है। मान लेते हैं ये आपके 10 मिनट्स का टाइम फ्रेम था, ऐसा मान लेते हैं। तो यू आर इंटरेस्टेड इन दिस टाइम फ्रेम, आपको ये डिसाइड करना था, आप पास्ट में सोच रहे हो या आप रेट्रोस्पेक्ट में देख रहे हो, या आपके पास अब ये है कि इस टाइम में मुझे कौन से फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए था। सो वट एवर द थॉट दैट विल कम इनटू आवर हेड इज कि जो भी फंड इस टाइम पे बेटर रेट पे ग्रो कर रहा होगा, है ना, उस फंड में क्या है, मैं मेरे पैसे को इन्वेस्ट करना चाहूंगा। इट इज एज सिंपल एज दैट, है ना। विच एवर फंड इज गोइंग एट अ बेटर रेट, उस रेट पे क्या है, उस फंड में मैं अपने पैसे को अपना इन्वेस्ट करना चाहूंगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि दिस इज माई फंड नंबर 1, दिस इज माई फंड नंबर 2, विच फंड इज ग्रोइंग एट अ बेटर रेट हियर, है ना, कौन सा फंड क्या बेटर रेट पे ग्रो कर रहा है। नाउ अगर जब भी हम रेट की बात करते हैं, सो व्हाट इज द फर्स्ट थिंग या फर्स्ट मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट विच कम्स इनटू योर माइंड when we talk about rate of something? सॉरी, एरिया अंडर द, नहीं वो तो डिपेंडिंग कि आप क्या किस चीज का फंक्शन ले रहे हो, तो उसका एरिया बताएगा क्या, डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव, है ना। जब भी पहली चीज, जब भी हम रेट सुनते हैं तो सबसे पहले माइंड में क्या आता है, डिफरेंशिएशन या किसी चीज का डेरिवेटिव निकालना। अब मुझे पता लगाना रेट ऑफ ग्रोथ, है ना, तो जैसे इन्होंने कहा कि डेरिवेटिव कैन बी अ मेजर, तो डेरिवेटिव कैन बी अ मेजर ऑफ रेट ऑफ ग्रोथ। प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग, आई एम सेइंग दिस, फोकस करना, मैं क्या बोल रहा हूं, मुझे रेट ऑफ ग्रोथ पता लगाना है,
किसी ने मुझे सजेस्ट किया कि रेट सुनते माइंड में आता है डेरिवेटिव, तो मैंने कहा ठीक है, डेरिवेटिव एक तरीका हो सकता है रेट ऑफ ग्रोथ पता लगाने का। अब वो कितना सेंसेबल तरीका होगा कितना नहीं होगा उस पर हमें डिस्कशन करना है ना, समझते हैं उस चीज को। तो डेरिवेटिव अगर मैं रिवाइज करूं कॉन्सेप्ट वाइज निकालना तो आपको आता ही है आई एम श्योर। तो डेरिवेटिव इज dy बाई डी एक्स, है ना, किसी भी फंक्शन का, मान लो अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स है आपका, तो किसी भी पॉइंट पर अगर आप डेरिवेटिव फाइंड करते हो तो उस फंक्शन का उस टाइम पर क्या बताता है आपको, स्लोप आपको बताता है ना। अब अगर इसको थोड़ा डिस्क्रिटाइज वर्जन में मैं अगर बात करूं, अगर डिस्क्रीट टाइम वर्जन में मैं अगर बात करूं, तो इसको हम बोल सकते हैं, या स्लोप को या आप मान सकते हो, स्लोप क्या है आपका, दैट इज डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, है ना। ये होता है कि चेंज इन वैल्यूज ऑफ वाई डिवाइडेड बाय चेंज इन वैल्यूज ऑफ एक्स। तो अगर मुझे चेंज इन वैल्यूज ऑफ वाई निकालना है तो वो क्या है आपका, दैट इज स्लोप मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा एक्स, है ना। सिंपल, जो हमने पढ़ा है आज तक उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो यहां पर जो मेरा वाई एक्सेस है वहां पर है क्या मेरा फंड वैल्यू, है ना। तो चेंज इन वाई का मतलब क्या है, चेंज इन फंड वैल्यू। चेंज इन फंड वैल्यू इज इक्वल टू स्लोप मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा एक्स। एक्स में क्या टाइम, है ना, दैट इज चेंज इन टाइम पीरियड। तो जिस टाइम पीरियड की मैं बात कर रहा हूं दैट इज 10 मिनट। फंड वन के लिए भी वही टाइम पीरियड है, फंड टू के लिए भी वही टाइम पीरियड है, तो चेंज इन टाइम पीरियड तो दोनों के लिए सेम है। अब जिस टाइम पीरियड में मैं चेंज ऑब्जर्व कर रहा हूं उसमें जो फंड की परफॉर्मेंस है, आप देखो दोनों का जो स्लोप है वो क्या है, बिल्कुल सेम है ना। मैंने बनाया आपका इस तरीके से, तो दोनों का जो स्लोप है वो भी सेम है। तो चेंज इन फंड वैल्यू दो चीजों का प्रोडक्ट है, स्लोप और चेंज इन टाइम पीरियड, दो चीजों का, और दोनों नंबर के दोनों फंड के लिए सेम है। तो क्या दोनों फंड में चेंज बिल्कुल सेम आया होगा, बिल्कुल ऑफ कोर्स, है ना। तो इन 10 मिनट में दोनों फंड में जो एक्चुअली चेंज आया फंड की वैल्यू में वो क्या आया, एग्जैक्टली सेम आया है। तो अगर एग्जैक्टली सेम आया है तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि दोनों फंड इस टाइम पे एक ही रेट पे ग्रो कर रहे हैं, है ना, बोल सकता हूं। अच्छा, तो एक बात आप बताओ, मान लो अगर आप $100 लेकर के कहीं पर आप इन्वेस्ट करने गए, आपको उसने बोला कि मैं आपको आपने पूछा कि एक साल के बाद मेरी वैल्यू बढ़ के कितनी बन जाएगी, उसने कहा वैल्यू बढ़ के बन जाएगी $110। तो पूरे साल में आपने कितना कमाया, 10%। आप दूसरी जगह गए, आपने पूछा कि मेरे पास है $200, ठीक है, तो एक साल के बाद वैल्यू बढ़ के कितनी बन जाएगी, उसने कहा $210, आपने कितना कमाया, 5%। लेकिन अगर मैं अमाउंट की बात करूं और मैं चेंज इन फंड की बात करूं तो यहां पर चेंज कितने का आया, $10 का, और यहां पर भी कितने का आया, $10 का। तो दोनों इन्वेस्टमेंट में जो आपकी वैल्यू इंक्रीज हुई उसका अमाउंट तो क्या है, बिल्कुल सेम है, बट क्या जो ग्रोथ हुई है फंड की वो भी सेम है, नहीं, 10% और 5%। यहां सिर्फ 100 लगा करके आपको 10 की ग्रोथ देखने को मिल जा रही है, और यहां पे वही 10 की ग्रोथ के लिए आपको 200 क्या इन्वेस्ट करने पड़ रहे हैं। तो यहां से हमें एक आइडिया ये लगा कि सिर्फ कितना चेंज आया किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे ये देखना काफी नहीं है किसी की ग्रोथ देखने के लिए, हमें ये भी देखना पड़ेगा कि वो जो ग्रोथ हो रही है वो कितनी वैल्यू पर ग्रोथ हो रही है, उस टाइम पे उसकी वैल्यू क्या है। क्लियर है चीज। तो जो हमें डेरिवेटिव है दैट गिव्स अस द ओनली रेट ऑफ चेंज है इंस्टेंटेनियस चेंज, है ना, जो डेरिवेटिव की डेफिनेशन है आपकी कि जो डेरिवेटिव है दैट गिव्स यू द इंस्टेंटेनियस चेंज ऑफ फंक्शन ऑफ समथिंग एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। तो डेरिवेटिव से सिर्फ क्या पता चल रहा है आपको, सिर्फ वो रेट ऑफ चेंज पता चल रहा है या फिर आपको इंस्टेंटेनियस चेंज पता चल रहा है। बट क्या इंस्टेंटेनियस चेंज ही रेट ऑफ ग्रोथ है, नहीं, दैट इज नॉट इनफ टू मेजर आवर रेट ऑफ ग्रोथ। उसके लिए हमें यह भी देखना पड़ेगा कि उस टाइम पर मेरे फंक्शन को, जो मेरे फंड में एक्चुअली वैल्यू कितनी है। अगर यहां पर इस फंड की वैल्यू इज एग्जैक्टली हाफ ऑफ दिस फंड वैल्यू मान लेते हैं, तो इस फंड ने एग्जैक्टली हाफ अमाउंट पे उतना ही चेंज प्रोड्यूस किया जितना इस फंड ने डबल अमाउंट पे किया है, तो इस फंड की रेट ऑफ ग्रोथ विल बी एग्जैक्टली डबल ऑफ दिस फंड रेट ऑफ ग्रोथ, है ना। तो हमें यह देखना जरूरी है कि फंड की वैल्यू कितनी है ना। आइडिया क्लियर है। तो मैंने कहा मान लेते हैं लेट एफ टी इज द फंड वैल्यू एट टाइम टी, है ना। तो जो इसका डेरिवेटिव है जिसको हम एफ टी डैश भी लिखते हैं, है ना, इट गिव्स अस इंस्टेंटेनियस चेंज in the fund value at time t. What I'm interested in knowing कि what is rate of growth
एट टाइम टी, है ना, टाइम टी पे मेरी रेट ऑफ ग्रोथ क्या है। तो अभी हमें स्टार्टिंग में लग रहा था कि अगर हम डेरिवेटिव ले लेंगे विच इज इंस्टेंटेनियस चेंज या रेट ऑफ चेंज, तो वो हमें सही चीज बता देगा, बट हमने देखा कि वो शायद सही चीज नहीं बता रहा है। दिस ओनली टेल्स अस अबाउट द चेंज जो इस इंस्टेंट पे क्या है, इस हमारे फंड में आ रहा है, बट वी ऑल्सो हैव टू कंसिडर कि इस टाइम पे फंड वैल्यू कितनी है ना, कि किस फंड वैल्यू पे हमें इतना चेंज देखने को मिल रहा है। सो दिस विल बी अ बेटर डेफिनेशन ऑफ रेट ऑफ ग्रोथ एट टाइम। क्लियर है, कोई डाउट इसमें, है ना? ठीक है। तो किस पे कितना चेंज आया निकालने के लिए डिवाइड ही करते हैं ना, है ना, 100 पे कितना चेंज आया निकालने के लिए, राइट, ये हो गया आपका। अच्छा, एफ टी डैश को हम क्या लिख सकते हैं, डी बाई डी टी ऑफ एफ टी, है ना, डिवाइडेड बाय एफ टी। अब आपको अगर ये याद हो डेरिवेटिव से कि डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन डिवाइडेड बाय दैट फंक्शन इज डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ दैट फंक्शन। मैं आपको याद दिला देता हूं जस्ट इन केस अगर भूल गए हो, है ना। भाई जब आप डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ एफ एक्स करते हो किसी फंक्शन का, तो क्या आता है, 1/f(x) इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, है ना। तो डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन डिवाइडेड बाय दैट फंक्शन इज डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ दैट फंक्शन, जो आप डिफरेंशिएशन आप पढ़ते आए थे अभी तक। तो उसको मैं लिख सकता हूँ डी बाई डी टी ऑफ लॉग ऑफ एफ टी। तो रेट ऑफ ग्रोथ एट टाइम टी, ये हो गया आपका, और इसी को हम बोलते हैं फोर्स ऑफ इंटरेस्ट एट टाइम टी। फोर्स ऑफ इंटरेस्ट एट टाइम टी, और उसको डिनोट करते हैं हम डेल्टा टी से, है ना। डेल्टा इज नोटेशन ऑफ फोर्स ऑफ इंटरेस्ट, और किस टाइम का है, टाइम टी। सो डेल्टा टी या फोर्स ऑफ इंटरेस्ट एट टाइम टी बेसिकली टेल्स यू कि एट व्हाट रेट इज योर इन्वेस्टमेंट ग्रोइंग एट टाइम टी। ये क्लियर है, इतना क्लियर है, ये नोट करो, फिर समझते हैं इसको यूज कैसे करें। तो मैं, हाँ और भी हैं।
But basically, for 10 change for values. Right, 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 right. Delta, delta T.
ठीक है, तो यहां से हमें पता लगा कि डेल्टा टी इज डी बाई डी टी ऑफ लॉग ऑफ एफ टी, है ना। वो सिंप्लीफाई करते हैं, डेल्टा टी ये डी टी में इस तरफ ले गया इनटू डी टी, यहां पर आ गया लॉग ऑफ एफ टी, डी ऑफ लॉग ऑफ एफ टी। सपोज दोनों साइड में इंटीग्रेट कर रहा हूं टी वन से टी टू, ठीक है, तो यहां पे रहा टी वन से टी टू डेल्टा टी डी टी, और राइट हैंड साइड में क्या होगा कि लॉग ऑफ एफ टी के डेरिवेटिव को आप क्या कर रहे हो, इंटीग्रेट करो, तो वापस क्या लॉग ऑफ एफ टी मिल जाएगा आपको, है ना। किसी भी फंक्शन के डेरिवेटिव को फिर से अगर इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा, वही मिल जाएगा, वो फंक्शन आपका एज इट इज। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ एफ टी, है ना। लिमिट है आपकी टी वन से टी टू, तो ये हो गया टी वन से टी टू डेल्टा टी डी टी, लिमिट पुट किया आपने तो लॉग ऑफ एफ टी के बदले टी टू माइनस लॉग ऑफ एफ टी के बदले टी वन, टी वन से टी टू डेल्टा टी डी टी, अब लॉग ए माइनस लॉग बी को लिख सकते हैं लॉग ए बाई बी, तो ये हो गया लॉग ऑफ एफ टी टू डिवाइडेड बाई एफ टी वन, है ना। अब अगेन यहाँ पर लॉग है, लॉग मुझे रिमूव करना, तो यहां पर इट विल बिकम एक्सपोनेंशियल, तो ये बन जाएगा ई की पावर टी वन से टी टू डेल्टा टी डी टी, और यहां पर आ गया एफ टी टू डिवाइडेड बाय एफ टी। बोलो इसमें कोई डाउट है ना। इस एफ टी टू डिवाइडेड बाय एफ टी वन को मैं लिख सकता हूं एक्यूमुलेशन फैक्टर ऑफ टी वन कॉमा टी टू। देखते कैसे। आपने कहा टाइम टी वन पे आपके फंड की वैल्यू है एफ टी वन, और टाइम टी टू पे उसकी वैल्यू बढ़ के बन गई एफ टी टू, है ना। तो उस एक्यूमुलेशन को कैसे दिखाओगे कि टाइम टी वन पे मेरा फंड था एफ टी वन, इसको जब टी वन से टी टू एक्यूमुलेट किया तो क्या बन गया, एफ टी टू। तो ए टी वन कॉमन टी टू क्या आ जाएगा आपका, एफ टी टू डिवाइडेड बाई एफ टी वन। तो यहां से मेरे पास एक्यूमुलेशन फैक्टर आ गया ए टी वन कॉमा टी टू, दैट इज ई की पावर टी वन से टी टू डेल्टा टी डी टी, या फिर इसको हम ऐसे भी लिखते हैं कि एक्सपोनेंशियल, है ना, और जो पावर में है वो ब्रैकेट में लिख देते हैं, है ना। ये दोनों तरीके सेम है लिखने के, या तो ई की पावर में लिखो आप, है ना, या तो ई की पावर में ए लिखो, या फिर आप एक्सपोनेंशियल ऑफ ए लिखो, दोनों बातें सेम होती हैं आपकी। कई बार क्या फंक्शन बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट बन जाता है, उसको ई की पावर में लिखेंगे तो इट बिकम्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड टू रीड, तो हम क्या करते हैं ई एक्सपी लिख के उसको ब्रैकेट में लिख देते हैं। तो यहां से हमें ये पता चला कि अगर मुझे डेल्टा टी दिया हुआ है तो उसको यूज करके मैं किस तरीके से एक्यूमुलेशन कर सकता हूं, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर सपोज यहाँ पे टी वन से टी टू के बीच में अमाउंट है मेरा सी, और यहाँ पे टी वन से टी टू के बीच का डेल्टा टी मुझे दिया हुआ है, और मुझसे पूछा कि व्हाट विल बी एक्यूमुलेटेड वैल्यू एट टाइम टी टू, तो मैं बोलूंगा दिस दैट विल बी सी मल्टीप्लाइड बाय, एक्यूमुलेट करना है मुझे कहां से टी वन से टी टू तक, या दिस विल बी एक्सपोनेंशियल, है ना। सिंपल आप ऐसे याद रखो कि कहां से कहां तक एक्यूमुलेट करना है टी वन से टी टू, तो वो बन रही है आपकी लिमिट टी वन से टी टू डेल्टा टी डी टी, सिंपल। सपोज यही अगर मुझे प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी होती कि T2 पे वी हैव अमाउंट C एंड डेल्टा टी आपको दिया हुआ है, और यहां पे उसकी प्रेजेंट वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है, C डिवाइडेड बाय एक्यूमुलेशन फैक्टर, दैट वुड हैव बीन C डिवाइडेड बाय एक्सपोनेंशियल ऑफ T1 से T2 डेल्टा टी डी टी, है ना। अब ये क्या E की पावर में लिखा हुआ है, इसको अगर आप ऊपर ले आओगे तो पावर क्या बन जाएगी, नेगेटिव बन जाएगी, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो C एक्सपोनेंशियल, है ना, पावर क्या बन गई नेगेटिव, T1 से T2 डेल्टा टी टी टी। तो आपको चाहे प्रेजेंट वैल्यू दी हो, सॉरी आपको चाहे प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी हो या आपको ए भी फाइंड करनी हो, अगर डेल्टा टी दिया है तो उस एक्यूमुलेशन फैक्टर को यूज करके हम कुछ भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। इसको नोट करो, देन विल प्रैक्टिस सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस।
ठीक है, फोर्स ऑफ इंटरेस्ट, ये क्या हुआ, पूरी कहानी खत्म होने के बाद नायक के बारे में पूछा जा रहा है। अभी तो बताया कि फोर्स ऑफ इंटरेस्ट, अगर आप, इसकी जो एक डेफिनेशन है वो ये है कि किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपकी जो इन्वेस्टमेंट का ग्रोथ रेट है वो आपको फोर्स ऑफ इंटरेस्ट बताता है। तो सपोज जैसे डेल्टा टी का अभी आपको एक फंक्शन दिया हुआ है, आपको एक फंक्शन दिया हुआ है कि दिस इज ट्रू फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ टी। तो सपोज आप कहीं पर अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो एंड वहां पे आपको ये बताया कि इस इन्वेस्टमेंट में सपोज आपने जो भी अपने रिटर्न जो ट्रेस किया मान लेते हैं पास में, और उससे आपको ये एक कंटिन्यूस फंक्शन आपको मिल रहा है, तो वहां से आपको ये पता चलेगा कि हर पॉइंट ऑफ टाइम पे, जिस भी टाइम पर आपको ये देखना है कि इस टाइम पर मेरी इन्वेस्टमेंट किस रेट से ग्रो कर रही थी, तो वहां पर उस टाइम को आप टी की जगह पुट करोगे एंड यू विल गेट द रेट ऑफ ग्रोथ उस पॉइंट ऑफ टाइम पर। दैट टेल्स यू द फोर्स ऑफ इंटरेस्ट, दैट इज कॉल्ड बाय फोर्स ऑफ इंटरेस्ट, है ना। ये एक डेफिनेशन है, इसकी एक और होती है, वो हम बाद में भी और पढ़ेंगे क्लास के एंड में। ठीक है, ठीक है। तो आपको डेल्टा टी दिया हुआ है, तो आपसे बोल रहा है कि टाइम 8 पर आपको एक्यूमुलेटेड वैल्यू फाइंड करनी है इन्वेस्टमेंट की, जिसका अमाउंट था 1000, जो कब की गई थी। इसके दो पार्ट है, पहले पार्ट में आपको मान के चलना है कि टाइम 0 पे की गई थी, और दूसरे पार्ट में आपको मान के चलना है कि टाइम 5 पे की गई थी। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट ये बोल रहा है कि मान के चलिए कि यहां पर 1000 आपके इन्वेस्ट हुए थे, टाइम 8 पर आपको फाइंड करना है व्हाट इज इट्स एक्यूमुलेटेड वैल्यू। ठीक है, तो आपने कहा एक्यूमुलेटेड वैल्यू विल बी 1000 मल्टीप्लाइड बाय एक्यूमुलेशन फैक्टर बिटवीन टाइम 0 एंड टाइम 8, है ना। फिर आप बोलोगे दिस विल बी 1000 एक्सपोनेंशियल, कहां से कहां तक एक्यूमुलेट करना है, 0 से 8 तक, है ना। 0 से 8 डेल्टा टी डी टी, ये हो गया आपका 1000 एक्सपोनेंशियल 0 से 8, आपको दिया हुआ 0.02 प्लस 0.01 टी डी टी, ये हो जाएगा। तो आपने कहा 1000 एक्सपोनेंशियल, है ना, इंटीग्रेट किया आपने, तो ये हो गया 0.02 टी, है ना। अब 0.01 टी का बनेगा 0.01 टी स्क्वायर बाई 2, है ना। मैं सीधे 2 से काट दे रहा हूं तो 0.005 बचेगा आपके पास। ठीक है, मैं सीधे मैं नेक्स्ट स्टेप लिख दे रहा हूं, 0.005 टी स्क्वायर, है ना। और लिमिट है आपकी 0 से 8। तो आपने कहा दिस इज 1000, अब ई की पावर में चाहे तो लिख सकते हैं या ना ही लिखें, चलो। तो ये जाएगा 0.02 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस 0.005 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, दिस इज व्हाट विल गेट। एक बार कैलकुलेट करके बताना कि ई की पावर में जो अंदर एक्सप्रेशन बन रहा है इसकी वैल्यू क्या बन रही है। ठीक है, बेसिकली क्या करना है आपको, 0.02 मल्टीप्लाइड बाई 8 प्लस 64 मल्टीप्लाइड बाय 0.005, पॉइंट 0.48। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करके बताना क्या आ रही है। 1616.0744, so this is the accumulated value at time 8 of this investment. Clear? ठीक है, एक बार टाइम 5 वाला ट्राई करो, है ना। आपको मान के चलना है कि 1000 जो आपने इन्वेस्ट किए किस टाइम पे किए, टाइम 5 पे किए, उसकी टाइम 8 पर ही आपको ईवी चाहिए, तो आप क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे फ्रॉम टाइम 5 टू टाइम 8, सिंपल।
तो इंटीग्रेशन तो सेम ही रहेगा, बस खाली लिमिट चेंज होनी है ना। यहाँ पर 1000 रुपए आपने इन्वेस्ट किए, टाइम 8 पर उसकी एवी पूछ रहा है आपसे, तो आप बोलोगे एवी विल बी 1000, एक्यूमुलेशन फैक्टर 5,8, दैट इज 1000 एक्सपोनेंशियल, कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है, एक्यूमुलेट करना है 5 से 8, डेल्टा टी, तो इंटीग्रेट करके फंक्शन आया था अंदर वो तो सेम ही रहेगा, बस चेंज क्या होंगी, लिमिट। तो ये हो गया 1000 एक्सपोनेंशियल है ना, क्या था 0.02 टी प्लस 0.005 टी स्क्वायर, लिमिट्स क्या है बस 5 से 8। सो ये हो गया 1000 एक्सपोनेंशियल ऑफ 0.02 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। बताओ फाइनल आंसर कितना आ रहा है, 1290.46। ठीक है, बताओ कोई डाउट इसमें कहीं पर किसी स्टेप में। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं अभी करने को। तो किसी को कहीं पर कुछ भी डाउट हो तो पूछ लेना, है ना, ये मत समझना कि मुझे डाउट आ रहा है किसी को नहीं आ रहा तो मैं नहीं पूछूंगा। डेल्टा टी आपको दिया हुआ है 0.08 प्लस 0.02 डिवाइडेड बाई टी प्लस 1। ठीक है, पहले पार्ट में आपसे पूछ रहा है फाइंड accumulation factor of some time t1 comma t2, of course t1 is less than t2, है ना। सेकेंड पार्ट में hence find a2 comma 7, and थर्ड पार्ट में find the accumulated value of rupee 1000 at time 7 which was invested at time 2। ठीक है, तो पहले पार्ट में आपको एक जनरलाइज टाइम दे दिया उसने T1 और T2, बोला उसके बीच का आप क्या कर लो, एक्यूमुलेशन फैक्टर फाइंड करो, तो कहां से कहां तक इंटीग्रेट होगा, T1 से T2 के बीच में आपका एक्यूमुलेट होगा। उससे फायदा क्या होगा, आपके पास एक जनरल फॉर्मूला सा बन के आ जाएगा T1 T2 का। तो फिर किसी भी टाइम से किसी भी टाइम के बीच में आपको एक्यूमुलेट करना हो या एक्यूमुलेशन फैक्टर निकालना हो, तो बस आपको क्या करना है, उस फॉर्मूले में T1 की वैल्यू पुट करनी है और T2 की वैल्यू पुट करनी है, आपको बार बार क्या इंटीग्रेट नहीं करना पड़ेगा, है ना। करो। क्या करना है, हाँ लॉग ऑफ T+1।
सेकंड पार्ट का, सेकंड पार्ट का तो आंसर नहीं है। फर्स्ट पार्ट का फंक्शन क्या आ रहा है आपका? T2 माइनस T1 प्लस वन। आपने लिमिट गलत पुट की है, वो बहुत कॉमन मिस्टेक है। सही है, आपने लिमिट गलत पुट किया लॉग में। तो ए T1 कॉमा T2, तो एक्सपोनेंशियल T1 से T2 डेल्टा T इंटू डी टी। इसको आपने इंटीग्रेट किया तो ये हो गया 0.08 प्लस 0.02 लॉग ऑफ टी प्लस वन, है ना। अब लिमिट है T1 से T2, ये हो गया एक्सपोनेंशियल 0.08 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब यहाँ पे जो कॉमन मिस्टेक है जो मोस्टली लोग करते हैं कि इसके अंदर सीधे T2 प्लस वन माइनस T1 माइनस वन कर देते हैं, है ना। ऐसा नहीं होता। पहले क्या है, अपर लिमिट पुट होगी इस पूरे फंक्शन में, दैट इज लॉग ऑफ T2 प्लस वन, फिर माइनस लोअर लिमिट ऑफ दैट फंक्शन, दैट इज माइनस लॉग ऑफ T1 प्लस वन। दिस इज द करेक्ट वे ऑफ पुटिंग लिमिट इन इंटीग्रेशन। तो यहां से आपका हो गया एक्सपोनेंशियल 0.08 T2 माइनस T1 प्लस 0.02, दिस इज लॉग ए माइनस लॉग बी। इसको लॉग ए बाय लॉग बी लिख सकते हैं, लॉग ऑफ T2 प्लस वन डिवाइडेड बाय T1 प्लस वन। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, एक्सपोनेंशियल ऑफ 0.08 T2 माइनस T1, है ना। अब ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, दिस इज m log n, है ना। तो इसको मैं log n की पावर m लिख सकता हूं, है ना। ये तो log की आपकी क्या है, आइडेंटिटी होती है ना। log के आगे जो जो नंबर लिखा हुआ है उसको हम पावर में ला सकते हैं। तो मैंने कहा ठीक है लिख देते हैं, तो ये बन जाएगा प्लस log ऑफ T2 प्लस वन डिवाइडेड बाई T1 प्लस वन की पावर 0.02। इसको हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, है ना। जैसे ये क्या लिखा हुआ है, दिस इज e टू दी पावर समथिंग समथिंग। मान लो अगर ये a है और ये b है पूरा टर्म, तो e की पावर a प्लस बी लिखा हुआ है, इसको मैं e की पावर a इंटू e की पावर b लिख सकता हूं, है ना। सिंप्लीफाई कर रहा हूं मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ऐसा मैं क्यों करना चाह रहा हूं, ऐसा मैं क्यों करना चाह रहा हूं, बिकॉज यहां पे मुझे नेचुरल लॉग दिखाई दे रहा है। तो अगर नेचुरल लॉग दिखाई दे रहा है, मुझे पता है अगर e की पावर में अलग कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, है ना। आपको पता है कि e की पावर अगर log ऑफ x हो, नेचुरल लॉग ऑफ x, तो क्या बन जाता है आपका, सीधे x बन जाता है ना। तो मैंने इसको अलग अलग करके इसलिए लिख दिया, मैंने कहा e की पावर 0.08 T2 माइनस T1 मल्टीप्लाइड बाई e की पावर log ऑफ T2 प्लस वन डिवाइडेड बाई T1 प्लस वन की पावर 0.02। तो e की पावर 0.08 T2 माइनस T1 ये आ गया, यहां से log हटा और log के साथ जो भी लिखा था नंबर वो एज इट इज क्या हो गया, नीचे आ गया, दैट इज T2 प्लस वन डिवाइडेड बाई T1 प्लस वन की पावर 0.02। तो दिस इज द सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ a T1 कॉमा T2। ठीक है, हाँ छोड़ दो, लेकिन थोड़ा सिंप्लीफाइड करके रखोगे तो ठीक रहेगा, मतलब उसके नंबर तो मिलते ही हैं। छोड़ तो यार अब यहां भी सकते ही थे, आप इस स्टेप पे भी छोड़ दो, आंसर तो T1 T2 पुट करके वही आएगा, बट एक सिंप्लीफाई करके लिखना होता है ना, जहां तक आप कर सको एटलीस्ट। ठीक है, दिस T1 लेस देन T2 के लिए आपके पास ये फॉर्म आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन में अच्छी बात क्या होती है कि एक जनरल फॉर्मूला सा बन गया आपके लिए, है ना, T1 और T2 दो टाइम के लिए। अब सेकंड पार्ट में जैसे आपसे पूछ रहा है कि आपको फाइंड करना है A2,7, तो आपको दोबारा से 2 से 7 इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे T1 को 2 पुट करोगे, T2 को 7 पुट करोगे, आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो आपने कहा e टू द पावर 0.08 7 माइनस 2,
मल्टीप्लाइड बाय 7 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 की पावर 0.02। कैलकुलेटर में आपने एज इट इज एक क्वेश्चन पुट किया, आपके पास आंसर आ गया, है ना। थर्ड पार्ट में क्या बोल रहा है आपसे कि टाइम 2 पे आपने 1000 रुपए इन्वेस्ट किए थे, टाइम 7 पे आपको एवी निकालनी है। अगेन दोबारा आपको वो इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ऊपर ही तो आपने इस एक्यूमुलेशन फैक्टर की वैल्यू फाइंड की 2 से 7 के बीच की, है ना। सीधे आप वैल्यू यूज करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, आपके पास क्या आंसर आ जाएगा। सिंपल, क्लियर, कोई डाउट? ठीक है। और अगर फर्स्ट टाइम आपने एक्सपोनेंशियल का इस तरीके से आप इंटीग्रेशन देख रहे हो, थोड़ा सा आपको ये कॉम्प्लिकेटेड लगा तो टेंशन मत लो, क्योंकि इसके इतने क्वेश्चन में प्रैक्टिस करेंगे इस चैप्टर में भी और नेक्स्ट चैप्टर में भी, है ना। मोस्टली जो क्वेश्चन आएंगे आपके एक्सपोनेंशियल की इंटीग्रेशन की आएंगे, एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल। तो इसकी आप इतनी प्रैक्टिस कर लोगे, और कहां कहां पे जो कॉमन मिस्टेक्स होती हैं इन इंटीग्रेशन में कैलकुलेशन, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ताकि वो मिस्टेक्स आप ना करो। ऑल तो कुछ तो आप करोगे, क्योंकि वो नेचर है, वो हर कोई करता ही है ना जब फर्स्ट टाइम करता है तो, लेकिन ये कि जितना मिनिमम होगा वो बेटर है हमारे लिए, ठीक है। कोई डाउट इसमें कहीं पे? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अभी तक क्या दिया हुआ कि डेल्टा आपको टाइम का फंक्शन दिया हुआ है, और वो क्या कांस्टेंट है, मतलब कांस्टेंट इन द सेंस कि एक ही सेंस में क्या है आपका चेंज कर रहा है ना, एक कॉमन फंक्शन दिया हुआ है। कभी कभी क्या डेल्टा जो है फॉर डिफरेंट टाइम इंटरवल कैन बी डिफरेंट, है ना। हो सकता है शुरू के 3 साल के लिए जो रेट ऑफ ग्रोथ रही है फ्रॉम टाइम वो आपकी अलग रही है, उसके बाद आपकी अलग रही है, है ना, डिफरेंट डिफरेंट। तो आपको इस तरीके से पीस वाइज फंक्शन देगा आपको डेल्टा का। जैसे आपको बोलेगा कि जब टी जो है 0 से 5 के बीच में, मतलब इस टाइम पीरियड में डेल्टा जो था वो कुछ कांस्टेंट था, 0.08 मान लेते हैं, और 5 से आगे के टाइम के लिए जो डेल्टा है दैट वाज समथिंग लाइक दिस, 0.13 माइनस 0.01, है ना। यहां पर आपको 3 चीजें मिल सकती है, आपको 3 ब्रेक पॉइंट मिल सकते हैं, 4 ब्रेक पॉइंट मिल सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन, है ना। जो कॉमन चीज है, जो कॉमन सिनेरियो, दैट इज 3 ब्रेक पॉइंट्स आपके जो आपको मिलते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। हाँ, आगे के लिए 5 साल के बाद के लिए जो डेल्टा टी है वो आपका 0.13 माइनस 0.01 टी है आपका, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। अब आपसे बोल रहा है फाइंड एक्यूमुलेशन फैक्टर ऑफ 0, टी, है ना, कि 0 से कोई एक टाइम टी है, टी उसने स्पेसिफाई नहीं किया कहां पर है, उसने कहा 0 से कोई एक टाइम टी है, वहां तक आपको एक्यूमुलेट करना है, तो वहां तक आप बताओ कि एक्यूमुलेशन फैक्टर क्या होगा। अब यहां पे बनते हैं आपके 2 केस कि भाई वो टी टाइम आएगा कहां पर, क्या वो शुरू के 5 सालों में आ रहा है, क्या 5 साल के बाद आ रहा है। तो इसमें एक्यूमुलेशन फैक्टर भी क्या आपका इसी तरीके का फंक्शन बनेगा कि व्हेन टी इज बिटवीन 0 and 5 एंड व्हेन टी इज मोर देन 5, है ना। तो दोनों केस हम कवर करते हैं, इसको देखना एक बार, फिर आराम से नोट करना। मैंने कहा केस 1, जब टी जो है मेरा वो 0 से 5 के बीच में है, ठीक है। तो ये है 0, ये है 5। मैं क्या बोल रहा हूं, जिस टाइम टी तक मुझे एक्यूमुलेट करना है टाइम 0 से, वो मेरा 0 से 5 के बीच में है। मुझे फाइंड करना है एक्यूमुलेशन फैक्टर 0 से टी, मतलब यहां से यहां तक का एक्यूमुलेशन फैक्टर। और 0 से 5 के बीच का जो मुझे डेल्टा दिया हुआ है वो तो सिंपल है, कांस्टेंट 0.08, है ना। यहां से यहां का जो डेल्टा दिया हुआ है वो है 0.08। तो मैंने कहा ठीक है, मुझे 0 से टी तक अगर एक्यूमुलेट करना तो मैं क्या बोलूंगा, एक्सपोनेंशियल, कहां से कहां तक, 0 से टी तक, जहां तक मुझे एक्यूमुलेट करना है, और इस बीच इसका डेल्टा। तो यहां पर मैं लिखूंगा डेल्टा वाई डी वाई या डेल्टा एस डी एस। एक बार आपको ध्यान रखने का, लिमिट में आपका टी है जो वेरिएबल है उसको आप अंदर क्या एज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर की तरीके से आप यूज नहीं करते, है ना। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप चाहे अंदर वाई लिखो, एस लिखो, एम लिखो, आर लिखो, वो आपकी मर्जी है, बस टी नहीं लिखेंगे बिकॉज लिमिट में क्या दिखाई दे रहा है आपको, टी दिखाई दे रहा है ना। ये एक सिंपल सा रूल है लिखने का। तो मैंने कहा दिस इज एक्सपोनेंशियल 0 से टी, डेल्टा मुझे दिया हुआ कांस्टेंट 0.08 डी वाई, है ना। ये हो गया आपका ई 0.08 का इंटीग्रेशन 0.08 y 0 से टी। जब लिमिट पुट करोगे तो क्या आएगा, सिंपल टी आएगा आपका। तो ये आ गया e टू दी पावर 0.08 टी। तो ये तो आपका सिंपल हो गया ए 0 से टी। अब दूसरा केस लेके चलते हैं। आपने कहा जब टाइम जो है, जब टी जो है मेरे 5 के बाद कभी आ रहा है, तो टाइमलाइन कैसे बनेगी। आपने कहा ये टाइम 5 है और मुझे ऐसे टी तक एक्यूमुलेट करना जो 5 के बाद कभी आ रहा है। तो जब मैं ये बोल रहा हूं कि मुझे A0 टी चाहिए, तो मैं 0 से इस टाइम टी तक एक्यूमुलेट करना चाहता हूं। पर आपको पता है कि शुरू के 5 साल का डेल्टा अलग है और 5 के बाद का डेल्टा अलग है। तो आपको पहले 0 से 5 अलग इंटीग्रेट करना पड़ेगा उस वाले डेल्टा को यूज करके, और 5 से टी आपको सेकंड डेल्टा को यूज करके इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो आप बोलोगे 0 से टी तक एक्यूमुलेट करने के लिए पहले मैं 0 से 5 जाऊंगा, फिर 5 से टी जाएंगे।
ठीक है, अब 0 से 5 के लिए आप क्या कर सकते हो, ई टू दी पावर आपने कहा 0 से 5, और जो इसके बीच का डेल्टा आपको दिया हुआ 0.08, अब यहां dt लिख लो बिकॉज लिमिट में आपका t नहीं है ना, तो आपकी मुझे dt लिखो, dy लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। या फिर आप सिंपली क्या कर सकते हो, ये तो आपने फाइंड किया ही है ना 5 तक के लिए, आप सीधे इस एक्सप्रेशन में क्या करो, 5 पुट कर लो, सिंपल बात है ना। तो मैं दोनों तरीके से आपको बता दे रहा हूं, बात तो वही है सेम, क्योंकि इंटीग्रेट करके फिर से क्या आएगा, वही आंसर आएगा। तो सीधे आप क्या करो, यहां पे a0, 5 आप उसकी वैल्यू पुट कर लो, मल्टीप्लाइड बाय 5 तक संभाल लिया आपने, अब 5 से t आना है, तो मैंने कहा एक्सपोनेंशियल हमें आना है कहां से, 5 से t, और 5 से आगे के लिए जो डेल्टा दिया हुआ है दैट इज 0.13 माइनस 0.01, तो ये होगा 0.13 माइनस 0.01, अब t नहीं लिखूंगा y लिखूंगा, दैट इज dy। बताओ इतने में किसी को कोई डाउट है? ठीक है, तो पहली टर्म तो बन गई आपकी e टू द पावर 0.08 मल्टीप्लाइड बाय 5, ठीक है, ये एज इट इज रहेगी, इनटू एक्सपोनेंशियल, इसको आपने इंटीग्रेट किया 0.13t, अगेन ये क्या बन जाएगा 0.005 वाई स्क्वायर, है ना, और लिमिट है आपकी 5 से t तक, तो ये हो गया e टू द पावर 0.08 मल्टीप्लाइड बाय 5 इंटू एक्सपोनेंशियल 0.13 टी -5 -0.005 टी स्क्वायर -5 का स्क्वायर दैट इज 25। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है, एक बार इतना नोट करो फिर सिंप्लीफाई करते हैं, एंड फिर इसके बेसिस पर क्वेश्चन क्या क्या और किस तरीके से बन सकते हैं वो डिस्कस करेंगे। तो टेक्निकली तो डेटा जो है वो अगर डिस्ट्री का यूज करेंगे तो आगे की हाँ एनुलाइज, अगर उसको एनुलाइज फॉर्म में लिखो, हाँ वो भी सीखेंगे जब हम, अभी नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका वो ये कांस्टेंट फोर्स ऑफ इंटरेस्ट, उससे हम क्या समझते हैं। वैसे आप कंटिन्यूस इंटरेस्ट पे देखिए तो हाँ देखो, बैंक जब आपका पैसा कहीं पर इन्वेस्ट कर रहा है मान लो, ठीक है, आपको अगर साल के एंड में 8% देता है मान लो, तो आपको तो यार एक एनुअलाइज रिटर्न मिला हुआ है, क्या बैंक ने लगातार पूरे साल में 8% ही कमाया होगा, या मान लेते हैं अगर बैंक ने 10 कमाया तो आपको 8 दे रहा है, तो क्या बैंक ने कांस्टेंट पूरा 10, वो पूरे साल 10% कमाया होगा, नहीं, कभी 5% कमाया होगा, कभी 12% कमाया होगा, ऑन एन एवरेज जो पूरा उसका एनुअलाइज रेट जो उसने कमाया होगा वो कितना कमाया होगा, 10% कमाया होगा, उसमें से वो आपको एनुअलाइज 8% दे रहा है, सो दैट इज वॉट।
ठीक है। तो अगर e टू द पावर 0.08 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय e टू द पावर 0.13t, इसको a की बार प्लस करके लिख लेते हैं ना, है तो e की पावर ही प्लस ही करना है, तो ये जाएगा 0.13t माइनस 0.005t स्क्वायर माइनस 0.13 मल्टीप्लाइड बाय 5 प्लस 0.005 मल्टीप्लाइड बाय 25, है ना। जो कांस्टेंट टर्म है उनको ऐड और माइनस करके बताना फाइनली कितना आ रहा है, क्योंकि बाकी तो सब सिंपल ही है। माइनस 0.005 t स्क्वायर वही है प्लस 0.13t, बाकी नंबर्स बताना प्लस माइनस करके कितना आ रहा है। दिस माइनस दिस कितना, माइनस 0.125, ठीक है। तो ये आया आपका एक्यूमुलेशन फैक्टर। तो आप बोलोगे कि एक्यूमुलेशन फैक्टर फ्रॉम टाइम 0 से t इज दिस, कि अगर t इज बिटवीन 0 से 5 तो आया था e टू द पावर 0.08t, और अगर t 5 से ज्यादा है, 5 या उससे ज्यादा है, then it will be e to the power minus 0.005t square plus 0.13t minus 0.125। क्लियर, कोई डाउट? अब मान लो अगर आपसे पूछता है कि आपको फाइंड करना है, ठीक है, इस पर प्रैक्टिस करते हैं, A2,3 एक्यूमुलेशन फैक्टर 2,3, तो आप सीधे इस फॉर्मूले को तो यूज नहीं कर पाओगे, बिकॉज ठीक है t कैन बी एनीथिंग, तो यहां पे t कैन बी 3, बट जो फॉर्मूला आपने निकाला उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या 0 है और आपका क्या है 2 है ना, तो आप क्या सीधे इसको यूज नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे वी हैव टू मेक यूज ऑफ प्रिंसिपल ऑफ आपका कंसिस्टेंसी। हमने क्या कहा था कि शुरू के 3 साल तक आप एक्यूमुलेट करो या ब्रेक करके आप एक्यूमुलेट करो, दोनों बातें सेम है। हमने क्या कहा था कि आप चाहे टाइम 0 से टाइम 3 आप सीधे एक्यूमुलेट करो, या पहले टाइम 0 से आप टाइम 2 तक एक्यूमुलेट करो और फिर 2 से 3 तक आप एक्यूमुलेट करो, दोनों बातें सेम है ना। ये हमने डिस्कस किया था एक्यूमुलेशन फैक्टर के साथ। तो यहां से A2,3 आप लिख पाओगे क्या, A0,3 डिवाइडेड बाय A0,2। अब जो शक्लें इनकी है ये मैच कर रही है किस फॉर्म को, A0,t की फॉर्म को। अब इनकी शक्ल मैच कर रही है। न्यूमरेटर में t कितना है 3, जो अगेन 5 से कम है। डिनोमिनेटर में t क्या है 2, विच इज अगेन लेस देन 5। तो जो हम A0,t यूज करेंगे वो कौन सा करेंगे, फर्स्ट वाला, बिकॉज जिस t की हम बात कर रहे हैं वो 5 से छोटा है। तो e टू द पावर 0.08t है आपका 3 यहां पे, और e टू द पावर 0.08 यहां पे t क्या है आपका 2 है, विच इज अगेन लेस देन 5, है ना। अब मान लेते हैं सपोज आपसे ये पूछता फाइंड A4,6, तो अब क्या बोलते हैं कि हम चाहे 0 से 6 तक सीधे एक्यूमुलेट करें, या पहले 0 से 4 जाएं और 4 से 6 जाएं, दोनों बातें एक हैं। तो A4,6 को आप लिख सकते हो A0,6 डिवाइडेड बाय A0,4। अब ऊपर वाले न्यूमरेटर में जो t है विच इज 6 विच इज मोर देन 5, तो वी विल यूज द सेकंड फॉर्म, है ना। तो हम सेकंड फॉर्म में t को क्या पुट करेंगे, 6 पुट करेंगे, विच इज e टू द पावर माइनस 0.005 मल्टीप्लाइड बाय 6 स्क्वायर प्लस 0.13 मल्टीप्लाइड बाय 6 माइनस 0.125 डिवाइडेड बाय A0,4। इसमें t आपका छोटा वाला 5 से कम है, तो विल यूज दिस फॉर्म। यहां पे हम t को 4 पुट करेंगे, तो e टू द पावर 0.08 मल्टीप्लाइड बाय, सिंपल, क्लियर है ना। तो कहीं से कहीं तक भी आपको एक्यूमुलेट करना है, इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। हाँ, हमें हर क्वेश्चन में A0,t निकालने की जरूरत नहीं, हम सीधे भी कर सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है ना। कई बार क्वेश्चन ऐसे बोलता है कि पहले आप ये फाइंड करो A0,t, तो अब अगर उस केस में आपने फाइंड कर लिया है और क्वेश्चन में आपसे पूछे कि टाइम 4 पे आपने 100 रुपीज इन्वेस्ट किए हैं, टाइम 6 तक आपको ए बी फाइंड करनी है, तो अगर A0,t आपने फाइंड कर ही लिया है तो आप A4,6 इस तरीके से फाइंड कर सकते हो, सिंपल होगा आपके लिए।
और सीधे ए बी को आप लिख सकते हो 100 इंटू A4, 6, है ना। तो उस केस में क्या आपका हेल्पफुल है। बट अगर क्वेश्चन ने नहीं बोला A0, T इन जनरल आप फाइंड करो, तो इसका मतलब ये थोड़ी आप पूरी की पूरी डबल मेहनत करोगे आप। तो स्पेसिफिकली जो 4 से 6 आपसे पूछेगा, आप सीधे के डायरेक्टली आप उसको एक्यूमुलेट कर दोगे, है ना। कैसे, मान लो आपसे यही पूछा हुआ है, या इसको इसको थोड़ा सा और बना देते हैं, मान लेते हैं, हाँ 4 से 6 ही समझते हैं, चलो ठीक है। 4 से 6 100 इन्वेस्ट किया है, तो आपको पता है कि 4 से 5 के बीच के डेल्टा कुछ और है, डेल्टा टी इज 0.08, और यहां इसके बीच का डेल्टा कुछ और है। आपको 4 से 6 तक एक्यूमुलेट करना है ना। तो आप क्या करोगे, पहले 4 से 5 एक्यूमुलेट करोगे बिकॉज डेल्टा डिफरेंट है, फिर क्या करोगे 5 से 6 एक्यूमुलेट करोगे। तो आप सीधे लिख सकते हो कि एक्यूमुलेटेड वैल्यू विल बी 100 एक्सपोनेंशियल, पहले हम 4 से 5 जाएंगे इस डेल्टा को यूज करके, है ना। अब कहां आ गए, 5 पे आ गए। अब आप 5 से 6 एक्यूमुलेट करोगे दूसरे वाले डेल्टा को यूज करके, सिंपल, है ना। तो अगर हमें क्वेश्चन में स्पेसिफिकली नहीं बोला हुआ है कि A0, T फाइंड करना है, तो हम क्यों पहले पूरी की पूरी वो कैलकुलेशन करें, उसके बाद फैक्टर निकालें। हम सीधे क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे और एक्यूमुलेट करेंगे, सिंपल है ना। बस आपको ये देखना है कि डेल्टा में जो ब्रेक आ रहा है वो कहां पर आ रहा है, क्लियर है। चलो इसको नोट कर लो, वैसे आप प्रेजेंट वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, हाँ ऊपर और ऊपर, इसमें ये आपकी मर्जी है, आप चाहे देखो, बात ये है कि आपको A4, 6 फाइंड करना है ना, तो आप इसको इस तरीके से ब्रेक कर सकते हो। तो आपको एक्सप्रेशन वो चाहिए जिसपे क्या है कि आप इजीली जो जो चीज आपको फाइंड करनी है वो आपको मिल जाए। तो 4, 6 फाइंड करना है, तो उसको आप इसी तरीके से ब्रेक करोगे। तो ये हो गया आपका A0, 6 और A0, 4। तो अच्छा, आप ये पूछ रहे हो इसको ब्रेक करने के लिए नहीं, हमने जो ऊपर फॉर्मूला निकाला है वो हमने ब्रेक करके बनाया ना। हमने कहा है कि अगर T 5 से ज्यादा होगा तो उसके लिए हमने एक जनरल फॉर्मूला बनाया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो जब हमने ये निकाला था, तो आप देखो हमने ब्रेक करके निकाला था, है ना, कि 0 से 5 गए थे, फिर 5 से किसी आगे टाइम हम टी पे गए थे, तो उस पर ऑलरेडी जब हमने फॉर्मूला बनाया था तो हमने ये फैक्टर ऑलरेडी उसमें ले लिया था, ठीक है।
देखो प्रेजेंट वैल्यू के अभी हमने क्या सीखा था कि T1 T2, सपोज यहाँ पे अमाउंट C है, उसका टाइम T1 पे प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है आपको। तो हमने कहा था ये होगा प्रेजेंट वैल्यू C एक्सपोनेंशियल e टू द पावर माइनस T1 से T2 डेल्टा टी डी टी, है ना, अभी हमने ये पढ़ा था। आपको ये पता है कि इंटीग्रेशन में अगर बाहर साइन माइनस हो, उसको हटाना हो, तुम क्या करते हैं, लिमिट्स को स्वैप कर देते हैं ना। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, C e टू द पावर T2 से T1 डेल्टा टी डी टी। तो देखो दिस बिकम्स एन इजियर फॉर्म टू रिमेंबर, है ना। आपको माइनस साइन याद नहीं रखना पड़ेगा। आपने कहा अगर मुझे T1 से T2 जाना होता है, एक्यूमुलेट करना होता है, कुछ भी करना, तो मैं क्या करता हूँ, T1 से T2 अपना एक्यूमुलेट करता हूं। फिर आपने कहा अगर कैश फ्लो मुझे T2 से T1 लाना है, तो भी मैं क्या कर रहा हूँ, T2 से T1 इंटीग्रेट कर रहा हूं। तो अगर आप इस फॉर्म में याद रखोगे तो आपको माइनस साइन लगाने का, कि कहां माइनस लगाना है कहां नहीं लगाना है, वो आपको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। बिकॉज बात वही है कि अगर T2 से T1 आना है तो हम इंटीग्रेट करेंगे T2 से T1, और T1 से T2 जाना है तो हम इंटीग्रेट करेंगे T1 से T2, सिंपल। अब मान लो अगर इसी क्वेश्चन की हम अगर बात करते और आपसे बोलता कि आपको टाइम 6 पे वी हैव 100 और टाइम 0 पे आपको चाहिए उसकी प्रेजेंट वैल्यू, और मान लो हमने ए 0, फाइंड नहीं किया हुआ एक्यूमुलेशन फैक्टर, है ना। तो आप क्या करते प्रेजेंट वैल्यू, आप बोलते पहले 100 को 6 से मुझे 5 लाना है, तो 100 ईट एक्सपोनेंशियल 6 से 5 डेल्टा टी डी टी। अब आप 5 पे आ गए, फिर आप 5 से 0 पे आएंगे। 5 पे ब्रेक क्यों कर रहे हैं, बिकॉज डेल्टा आपका चेंज हो रहा है ना, सिंपल। तो दिस वुड बी 100 एक्सपोनेंशियल 6 से 5, जो हमें डेल्टा दिया हुआ था इस टाइम का 0.13 माइनस 0.01 t, और यहां से एक्सपोनेंशियल 5 से 0 0.08 टी टी, सिंपल। हाँ मैंने कहा अगर अगर हमने एक्यूमुलेशन फैक्टर नहीं निकाला हुआ है तो, अगर निकाला हुआ है फिर तो सिंपल ही हो गया, फिर तो प्रेजेंट वैल्यू आपने कहा 100 डिवाइडेड बाय इस एक्यूमुलेशन फैक्टर से कर दो डिवाइड, प्रेजेंट वैल्यू आपको मिल जाएगी, सिंपल, खत्म। ठीक है, कांस्टेंट फोर्स ऑफ इंटरेस्ट, है ना, कांस्टेंट फोर्स ऑफ इंटरेस्ट। तो अभी हम बात करते डेल्टा विच वाज अ फंक्शन ऑफ टाइम, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट डेल्टा विच इज कांस्टेंट इन नेचर, है ना, इट इज कांस्टेंट फोर्स ऑफ इंटरेस्ट। तो डेफिनेशन के साथ ही चलेंगे। तो मान लेते हैं सपोज 0 से t, यहां पर अमाउंट है आपका C एंड I है मेरा कांस्टेंट इफेक्टिव एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट, है ना। तो टाइम t पे व्हाट विल बी माय फंड वैल्यू, C इंटू 1 प्लस आई होल पार्टी, है ना। टाइम 0 पे C अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया, टाइम टी पे उसकी वैल्यू क्या होगी, C इंटू 1 प्लस आई होल पार्टी। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, एफ टी डैश। देखो ये किस फॉर्म का है, a पावर x, है ना। तो क्या होता है a पावर x इंटू लॉग ऑफ a। तो ये होगा c इंटू 1 प्लस आई होल पार्ट t लॉग ऑफ 1 प्लस आई, है ना। दिस विल बी इट्स डेरिवेटिव। हमने डेल्टा t को क्या बोला हुआ था, डेल्टा t इज एफ टी डैश डिवाइडेड बाय एफ टी,
तो यहां से ये पूरा टर्म कैंसिल हुआ आपका। सो डेल्टा टी आ गया आपका लॉग ऑफ 1 + i विच इज ट्रू फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ टी। तो आप देखो डेल्टा टी जो आपके पास आया वो क्या है, लॉग ऑफ 1 + i। क्या कहीं पर भी कोई टाइम की डिपेंडेंसी है? क्या डेल्टा जो है वो टाइम टी पर डिपेंड कर रहा है? नहीं, दैट इज सिंपली लॉग ऑफ 1 + i। सो डेल्टा जो है विच इज अ कांस्टेंट इन नेचर, तो हम इसको सिंपली डेल्टा टी के बदले लिखते हैं डेल्टा, एंड ये आया आपका लॉग ऑफ 1 + i, एंड दिस इज कॉल्ड कांस्टेंट फोर्स ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पर क्या डेल्टा आपका कांस्टेंट है, टाइम के साथ साथ आपका चेंज नहीं हो रहा, मतलब देयर इज अ कांस्टेंट ग्रोथ इन योर फंड, है ना। इट डज नॉट चेंज विद टाइम, इट डज नॉट फ्लक्चुएट विद टाइम, ठीक है। अच्छा, इसको यूज करके एक्यूमुलेट कैसे करना है और डिस्काउंट कैसे करना है, तो यहां आप देख सकते हो कि इसी को रीअरेंज करके मैं लिख सकता हूं 1 + i इज इक्वल टू ई टू द पावर डेल्टा, है ना। लॉग को आप लेकर उस तरफ। तो अब सपोज अगर यहां पर अमाउंट सी है और उसको आपको टाइम एन पर चाहिए ए बी, तो आप क्या लिखते थे, सी इंटू 1 + i होल पावर एन। अब 1 + i किसके बराबर है, ई पावर डेल्टा के बराबर है, तो आप क्या लिख दोगे सीधे, सी इंटू ई पावर डेल्टा एन। सिंपल, इंटीग्रेट करने की जरूरत ही नहीं है ना। इनफैक्ट हमें ऊपर देख भी चुके हैं, आप देखो जब आपका डेल्टा कांस्टेंट था 0.08, तो जब आपने ए जीरो को डिफाइन किया तो क्या आया था, ई टू द पावर 0.008 मल्टीप्लाइड बाय टी, कितने साल तक के लिए आपने एक्यूमुलेट किया था, है ना। तो सेम आपको देखने को मिल रहा है यहां पर। सपोज अगर प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी है, आपने कहा यहां पर अमाउंट सी है, टाइम जीरो पे आपको चाहिए प्रेजेंट वैल्यू, तो वो होती थी सी इंटू 1 + i होल पावर माइनस एन। अब क्या हो जाएगी, ई टू द पावर माइनस डेल्टा एन मल्टीप्लाइड बाय सी, है ना। तो अगर e टू द पावर डेल्टा एन से मल्टीप्लाई किया है तो वैल्यू क्या होगी, एक्यूमुलेट होगी। e टू द पावर माइनस डेल्टा एन से मल्टीप्लाई किया है तो वैल्यू प्रेजेंट में आएगी। एन ईयर्स आगे है, एन ईयर्स पीछे, अगर डेल्टा आपका कांस्टेंट है तो, ठीक है। नोट करो, फिर इस पे एक आध क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, छोटा सा एग्जांपल, सपोज यहाँ पे यू हैव इन्वेस्टेड $100
और डेल्टा आपको दिया हुआ है 4% पर एनम, है ना, एक कांस्टेंट फॉर्म में। और आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द एक्यूमुलेटेड वैल्यू, तो आप बोलोगे 100 मल्टीप्लाइड बाय ई टू द पावर डेल्टा मल्टीप्लाइड बाय एन, कितने साल तक आपको एक्यूमुलेट करना है, विच इज 5 years, है ना। वैसे ही सपोज यहां पर अगर आपका $100 से डेल्टा आपको दिया हुआ 6% पर एनम, और आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू एट टाइम 3, तो आप बोलोगे प्रेजेंट वैल्यू विल बी अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय ई टू द पावर माइनस डेल्टा, और कितने साल पीछे, 7 साल, दैट इज मल्टीप्लाइड बाय 7, सिंपल। तो इफ यू हैव कांस्टेंट फोर्स ऑफ इंटरेस्ट देन वी कैन सिंपली डील विद द फॉर्मूलाज, हमें उसमें कुछ भी इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं पड़ रही, इट इज एज सिंपल एज दैट, राइट। ठीक है। अब इसको एक तरीके से और समझते हैं, फोर्स ऑफ इंटरेस्ट इन टर्म्स ऑफ नॉमिनल रेट्स। ठीक है। सपोज अगर एनुअल इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका 10% पर एनम, है ना, तो इसका जो हाफ ईयरली नॉमिनल रेट आपका बनता है वो बनता है 9.76% पर एनम। ठीक है। अगर इसका क्वार्टरली आप निकालोगे, मतलब पूरे एक पीरियड में 4 बार कंपाउंडिंग अगर कर रहे हैं, अच्छा जिसने लास्ट क्लास नहीं की थी उसके लिए ये टॉपिक थोड़ा सा नया रहेगा, है ना, तो उसको आप अभी के लिए समझ लो कुछ है, व्हेन यू सी द बैकअप देन यू अंडरस्टैंड की व्हाट इज हैपनिंग हियर, है ना। अगर क्वार्टरली नॉमिनल रेट है आपका 10% का, तो वो बनता है आपका 9.64% पर एनम। अगर मंथली नॉमिनल आपको चाहिए तो वो बनता है आपका 9.56% पर एनम, तो है ना। तो जैसे हम फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग बढ़ाते जा रहे हैं तो नॉमिनल का रेट क्या आपका चेंज होता जा रहा है, जो होना ही था आपका, है ना, इट इज एज सिंपल एज दैट। अब सपोज अब मुझे चाहिए वीकली इंटरेस्ट रेट, है ना, अब मैं चाहता हूँ कि कंपाउंडिंग वीकली हो, हर वीक मुझे इंटरेस्ट मिले, तो एक साल में अभी के लिए मानते हैं देयर आर 52 वीक्स, है ना, तो दिस विल बी अप्रोक्सीमेटली 9.532% पर है। मेरे पास फिगर्स है ना, मेरे को सब कुछ याद नहीं है बट मेरे पास है। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली। मान लो किसी ने कहा नहीं हमें पर वीक कंपाउंडिंग नहीं चाहिए, हमें हर दिन इंटरेस्ट चाहिए, वी वांट की कंपाउंडिंग आपकी हर दिन हो, तो दिस विल कम आउट एज समथिंग लाइक 9.531% पर एनम। किसी ने कहा मुझे हर दिन नहीं हर घंटा कंपाउंडिंग चाहिए, आई वांट इंटरेस्ट एवरी आवर, तो ये आएगा 9.531% पर एनम। किसी ने कहा मुझे हर मिनट चाहिए, तो ये आएगा 9.531% पर एनम। एंड जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी कंपाउंडिंग बढ़ाते जाओगे, इस पे जो इफेक्ट है वो पड़ना बंद हो जाएगा। होता क्या है कि व्हेन यू इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग, तो अगर आप बहुत ज्यादा कंपाउंडिंग अगर आप बढ़ा देते हो तो उसके बाद क्या एक टाइम के बाद नॉमिनल रेट पे इफेक्ट आपका पड़ना बंद हो जाता है ना। तो और जब हम वीक या उससे कम टाइम की हम बात करते हैं तो हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि वी आर टॉकिंग अबाउट अ कंटिन्यूस टाइम फ्रेम, कि अब आप एक कंटिन्यूस टाइम की बात कर रहे हो, अब आप एक कंटिन्यूस टाइम फ्रेम पे आ गए हो जहां पे कंपाउंडिंग क्या हो रही है, बहुत फ्रीक्वेंट हो रही है, हर मिनट की बात कर रहे हो, हर दिन की बात आप कर रहे हो, है ना। सो उसको हम क्या मानते हैं कि दिस इज सम काइंड ऑफ अ कंटिन्यूस कैश फ्लो, कि पैसा जो है वो कंटिन्यूसली जा रहा है, नॉट ए डिस्क्रीट टाइम, अलग अलग टाइम पर इस तरीके से नहीं जा रहा है ना। तो व्हाट वी हैव सीन कि जब हम फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं तो होता क्या है कि जो नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसमें चेंज आना बंद हो जाता है, या हम बोलते हैं कि जो नॉमिनल रेट है वो किसी एक नंबर को कन्वर्ज करने लगता है, एंड जिस नंबर को वो कन्वर्ज करता है उसी को हम क्या बोलते हैं, फोर्स ऑफ इंटरेस्ट, है ना। कहने का मतलब क्या है कि ये जो आईपी है आप देख रहे हो कि जब इस P की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जा रही है, व्हेन P इज टेंडिंग टू इंफिनिटी, है ना, व्हेन वी आर इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ P टू अ वेरी लार्ज नंबर, तो एक टाइम के बाद क्या है कि आईपी पे डिफरेंस आना बंद हो जाता है, एंड दिस नंबर कन्वर्जेस टू सम अनदर नंबर, और उसी नंबर को हम क्या बोलते हैं, डेल्टा। दिस इज अनदर डेफिनेशन ऑफ डेल्टा विच इज नोन एज फोर्स ऑफ इंटरेस्ट। तो डेल्टा जो है इसको ऐसे भी लिखते हैं, इज द नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट when
कंपाउंडेड कंटिन्यूसली। जब कंटिन्यूसली कंपाउंडिंग हो तो जो नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डेल्टा बोलते हैं, है ना। कई लोगों में ये कंफ्यूजन आता है कि ये जो लिमिट p टेंस टू इन्फिनिटी आईपी है ये डेल्टा के बराबर कैसे हुआ, है ना। डेल्टा के बराबर नहीं हुआ, ये जिस चीज के बराबर हो उसको हमने डेल्टा कहा है ना। या व्हेन यू आर स्टडिंग मैथमेटिक्स आपको दो तीन चीजें समझनी पड़ेंगी। एक है कि व्हाट इज डेफिनेशन एंड व्हाट आर द प्रॉपर्टीज बेस्ड ऑन द डेफिनेशन, है ना। जैसे कई बार आप ये नहीं पूछोगे कि एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो ये इवन फंक्शन कैसे हुआ। नहीं नहीं, ये तो उसका जन्म है ना, ये तो उसकी डेफिनेशन है, ये तो हम इसका नामकरण कर रहे हैं कि कोई फंक्शन अगर ऐसा होगा तो उसे हम इवन फंक्शन कहेंगे, है ना। इसके बेसिस पर जो प्रॉपर्टीज निकलती हैं आप वो सारी किसी और पे आप क्वेश्चन कर सकते हो कि अगर ये प्रॉपर्टी, अगर ये इवन फंक्शन की डेफिनेशन है तो ये प्रॉपर्टी कैसे ट्रू है, या ये कैसे, आप उन पे सवाल करोगे, है ना। सो यहां पर क्या, दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ डेल्टा, कि ये जिस नंबर को कन्वर्ट करेगा उसे हम डेल्टा कहेंगे, है ना। उस नंबर को हम क्या बोलेंगे, दैट इज फोर्स ऑफ इंटरेस्ट। अब ये चीज क्लियर है, ठीक है। अगर इफ यू आर फ्रॉम मैथमेटिक्स बैकग्राउंड देन आपने ऑयलर रूल पढ़ा होगा, अगर ऑयलर रूल नहीं भी पढ़ा तब भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बिकॉज सिंपल सा रूल है आपका, दैट इज एक लिमिट की डेफिनेशन है कि लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी 1 + x डिवाइडेड बाय n होल पावर n, ये e टू द पावर x के बराबर होता है, ठीक है। पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा तो रिजल्ट है, इसको कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर उसको हम खुद पे अप्लाई करें, मैंने कहा ये हमने पढ़ा है कि 1 + IP/P होल पावर p, ये किसके बराबर बनता है, 1 + I के बराबर बनता है ना। लास्ट क्लास में हमने देखा था, मैंने कहा अगर मैं लिमिट इसमें p टेंड्स टू इंफिनिटी लगा दूं, बिकॉज शक्ल मैच कर रही है, x के बदले क्या है IP और n के बदले क्या है p है, तो मैंने कहा 1 + IP/P होल पावर p, दिस विल बी इक्वल टू 1 + I एंड e टू द पावर IP, इसके बराबर होगा, है ना। बट अगेन सिंस यहां पर भी आपका p है तो मुझे लिखना पड़ेगा p टेंड्स टू इंफिनिटी, एक ही बात है। तो यहां से 1 + I जो है वो निकल के आया लिमिट p टेंड्स टू इंफिनिटी e टू द पावर IP। यहां से 1 + I मैं लिख सकता हूं e टू द पावर लिमिट p टेंड्स टू इंफिनिटी IP, है ना। आप कर सकते हो लिमिट के साथ इस तरीके से खिलवाड़। और अभी बाय डेफिनेशन हमने देखा कि ये किसके बराबर आता है, डेल्टा के बराबर आता है। तो अभी जो हमने 1 + I को e टू द पावर डेल्टा या डेल्टा को लॉग ऑफ 1 + I हमने प्रूव किया था, उसको ये प्रूव करने का आपका एक तरीका और होता है ना, दिस इज अनदर वे। एक और तरीका प्रूव करने का देखते हैं, टाइम बचेगा तो ठीक है, वरना फिर वो मैं आपको ऐसा टास्क दूंगा करने के लिए, फिर कल डिस्कस करेंगे। ये चीज क्लियर है, ठीक है। तो दिस इज दैट डेफिनेशन जो मेनली पढ़ी जाती है, समझाई जाती है, बिकॉज में समझने के लिए बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, है ना। बट जो डेफिनेशन स्टार्टिंग में मैंने आपको जिस तरीके से समझाया फोर्स ऑफ इंटरेस्ट, दैट इज द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स ऑफ इंटरेस्ट, की फोर्स ऑफ इंटरेस्ट एक्चुअली आपको बताता क्या है ना। दिस इज अनदर डेफिनेशन ऑफ फोर्स ऑफ इंटरेस्ट। तो कई बार क्वेश्चन में आपको सर लिखा हुआ मिल जाएगा कि इंटरेस्ट रेट की नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड कंटिन्यूअसली 6% पर एनम, तो अगर बोले कंपाउंडेड कंटिन्यूअसली मतलब आपको डेल्टा दिया हो, बस आपको ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। इसको नोट कर लो।
हाँ, तो जो डेल्टा है आपको कांस्टेंट इंटरेस्ट, दैट इज एक ऐसा इंटरेस्ट जो पूरे साल में वो कंटिन्यूअसली मिल रहा है। जैसे मान लो अगर डेल्टा मैंने आपको बोल दिया डेल्टा इज 6% पर एनम, तो पूरे साल में जो आपको मिला होगा वो मिला होगा 6%, बट कैसे मिला होगा, पूरे साल में कंटिन्यूअसली मिला होगा, आपको लगातार वो इंटरेस्ट मिलते रहा होगा। दिस इज व्हाट वी मीन बाय कंटिन्यूस कंपाउंडिंग, है ना। इट कैन बी वीकली, इट कैन बी डेली, इट कैन बी पर मिनट, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट द सिचुएशन। तो वीक से कम जब टाइम फ्रेम आता है आपका, वी ट्रीट इट एज कंटिन्यूस कंपाउंडिंग, है ना। तो अगर आपका ये एक साल का डेल्टा बोल दिया 6% पर एनम, तो पूरे साल में टोटल आपको 6% मिला है, बट कंटिन्यूअसली मिलते रहा है आपको, है ना, जितने भी टुकड़ों में मिला होगा, है ना। तो 6% टोटल मिला है, पर कंटिन्यूअसली मिला है आपको, है ना। तो चाहे नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट हो या डिस्काउंट रेट हो, दोनों की जो लिमिटिंग वैल्यू है, जो जिस पॉइंट को कन्वर्ज करते हैं, दैट इज डेल्टा। ठीक है, तो इसका हम कोई प्रूव नहीं कर रहे हैं, बस बता रहा हूं कि इफ p टेंड्स टू इंफिनिटी देन लिमिट dp इज ऑल्सो इक्वल टू डेल्टा। अब अगर रिलेशनशिप आप देखो तो जैसे 1 + i, है ना, इज इक्वल टू क्या होगा, 1 - d होल पावर -1, है ना, और 1 + i बराबर होता है डेल्टा के। तो यहां से जो डेल्टा है आपका, वो आ गया माइनस लॉग ऑफ 1 - d के इक्वल। अगर डिस्काउंट रेट आपको पता है और आपको डेल्टा फाइंड करना है, तो आप इस तरीके से फाइंड कर सकते हो, है ना। और सिमिलरली अगर आपको डी चाहिए, तो डी आपका हो जाएगा 1 - e⁻⁻डेल्टा, है ना। आपको डेल्टा पता है और आपको डी फाइंड करना है, तो इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हो। ऑफ कोर्स वी आर टॉकिंग अबाउट कंटिन्यूअस रेट्स, कांस्टेंट रेट्स, राइट। तो अभी शुरुआत में आपको क्या करना है, क्योंकि आपने बहुत सारे रेट्स पढ़ लिए हैं, है ना। आपने आई पढ़ा, आपने डी पढ़ा, फिर आपने आईपी पढ़ा, आपने अभी डीपी पढ़ा है, और आपने अभी डेल्टा पढ़ा हुआ है ना। तो जिन इंटरेस्ट रेट के जो भी आपके कन्वर्जन है, वी भी मान लो, अब वी के टर्म्स में भी, वो सारे आपको क्या है, खुद के लिए अभी स्टार्टिंग के टाइम में आपको अपने एक पेज पे खुद से समराइज करने हैं, अपने लिए, अपने कैलकुलेशन के लिए। बाद में आप इतनी प्रैक्टिस कर लोगे कि आपको याद हो जाएगा, बट स्टार्टिंग में क्या है कि कभी आपको डी दिया है, आपको आईपी फाइंड करना होगा, कभी आपको डीपी दिया है, और डीपी को यूज करके आपको डेल्टा फाइंड करना होगा, कभी वी से आपको डी फाइंड करना होगा। तो स्टार्टिंग में जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, तो उसमें बेटर रहेगा कि आप खुद से, क्योंकि मैं एक समरी टेबल बनाऊं, उसके लिए क्या है कि वो मैं बनवा सकता हूं, लेकिन हर किसी स्टूडेंट का अपना कंफर्ट होता है, उसका अपना एक स्टाइल होता है पूरे समरी बनाने का, या वो पूरे टेबल क्रिएट करने का। तो आप क्या करो, इन सबके जो भी इंटरेस्ट रेट्स के आपस में रिलेशन है और कन्वर्जन है, उसको आप क्या करो, एक जगह पे समरी बनाओ, ताकि जब आपको असाइनमेंट मिलेगा, जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे, तो उस टाइम पर क्या इजीली आप सॉल्व कर पाओगे। क्लियर? ठीक है, तो दिस इज कंप्लीट, फोर्स ऑफ इंटरेस्ट इज कंप्लीट। एंड डीपीपी, सॉरी, जो सीबीपी है आपकी, उसमें जो सेक्शन सेकंड था आपका, जो सेक्शन बी है, वो आज आप ट्राई कर सकते हो, है ना। कल की क्लास से पहले आई स्ट्रांगली रेकमेंड कि वो आप करके आओ, बिकॉज कल हम डेल्टा का बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं अपने कैलकुलेशन में, है ना। तो वो क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हो। उसके अलावा एक दो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, है ना। एक, आपको ये सोचना है विच इज कंसेप्चुअल इन नेचर, वो ये कि जो एक साल का मिलने वाला इंटरेस्ट है, जो आई आपका होता है इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो आपको क्या मिलता है, साल के एंड पे मिलता है।
है ना। तो साल के एंड पे आपको आई मिलता है, और जो डेल्टा मैंने आपको बताया दैट इज कि पूरे साल के आपको कंटिन्यूअसली मिलता रहता है। तो जो पूरे साल कंटिन्यूअसली आपको मिल रहा है इंटरेस्ट, उसकी अगर मैं एवी फाइंड करूं टाइम 1 पे, तो वो आई के बराबर आनी चाहिए ना। जो इंटरेस्ट मुझे साल के एंड में मिल रहा है और जो मुझे पूरे साल कंटिन्यूअसली मिल रहा है ना। अगर जो पूरे साल कंटिन्यूअसली मिल रहा है उसको मैं टाइम 1 पे अगर मैं एक्यूमुलेट करूं तो किसके बराबर बनना चाहिए, आई के बराबर बनना चाहिए, जो मुझे साल के एंड पे मिलना चाहिए था, है ना। तो आप इस कंडीशन को यूज करके ट्राई टू प्रूव कि डेल्टा लॉग ऑफ 1 + i होता है। मतलब जो चीज मैंने आपको बोली है उसको अगर मैथमेटिकली अगर आप इक्वेशन में लिख पाए तो फिर आप ये प्रूव कर दोगे, है ना। और उसको अगर मैथमेटिकली आप नहीं लिख पाए तो फिर शायद प्रूव नहीं हो पाएगा। एक ट्राई करना, वरना कलम करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा मैं ये बात जानना चाहता हूं आप लोगों से, है ना, कि जो हमने पढ़ा आई D2 D3, है ना, और डी डेल्टा जो हमने, और हाँ I2 I4, है ना। हमने इतने सारे जो रेट्स पढ़े हैं इनकी सही ऑर्डरिंग क्या होगी, है ना। सबसे छोटा कौन होगा, उसके बाद कौन आएगा, उसके बाद कौन आएगा, है ना, और ऐसे सबसे बड़ा रेट कौन सा होगा। तो कंसेप्चुअली आप सोचो, देखो मैथमेटिकली जाओगे तो उसमें टाइम लगेगा, शायद कर भी ले जाओ, वो भी एक स्किल है, वो भी आप कर लो, कोई बात नहीं, है ना। बट कंसेप्चुअली अगर सोचने का ट्राई करना इंट्यूटिवली कि विच रेट अमंग्स दीज शुड बी द हाईएस्ट एंड विच शुड बी द लोएस्ट, ठीक है। तो आपके सीबीपी के क्वेश्चंस एंड ये दो थोड़े से थिंकिंग वाले और कंसेप्चुअल क्वेश्चन, ये आप ट्राई करना, फिर कल डिस्कस करते हैं। कल विल स्टार्ट अ नेक्स्ट चैप्टर विच इज डिस्काउंटिंग एंड एक्यूमुलेटिंग, ठीक है। चलो।